नमस्कार बच्चों, राष्ट्रीय भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं से एनसीईआरटी पुस्तक रिमझिम के अंतर्गत पाठ 5 जहां चाह वहां राह। तो पाठ 5 जहां चाह वहां राह। तो यहाँ मैंने कुछ चित्र लगाए हैं, देखिए। ये जो खेलों में जो एथलेटिक्स में जो लोग हैं उनके चित्र हैं। तो इन्होंने जो हमारा देश है भारत, इसके लिए गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। जैसे ये दीपा मलिक जी हैं, तो ये इनके बारे में है। तो इन्होंने तैराकी के साथ मोटर रेसलिंग में भी जुड़ी हैं और ये एक विकलांग है। विकलांग यानी किसी भी के शरीर में कोई अंग जो है कार्य नहीं करे, जिसे हम विकलांग कह सकते हैं। तो उन्होंने 2016 में पैरा ओलंपिक में शॉटपुट में रजत पदक जीत कर इतिहास रचा। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 33 स्वर्ण तथा 4 रजत पदक प्राप्त किए, यानी 33 गोल्ड मेडल उन्होंने लिया। तो बच्चों, अगर एक विकलांग होकर भी ये इतनी हमारे देश के लिए ये कर सकती हैं और उनके अंदर वो हौसला है करने का, तभी वो ये कर पाई। तो इसी तरह ये देवेंद्र झाझरिया जी हैं। इन्होंने भी भारत की पैरा ओलंपिक एथलेटिक्स हैं, ये भी इन्होंने भी भाला फेंक कर जो एथलेटिक्स में थ्रो बैक होता उसमें जो है गोल्ड मेडल जीता है। तो ये भी एक अपने जो लेफ्ट हैंड है, इससे भी इनका जो हाथ है, इन्हें करंट या लगने के कारण जो है इनका ये लेफ्ट हैंड जो है वर्क करना बंद कर दे। तो उन्होंने भी, ये भी एक विकलांग ही है। तो लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक विकलांग होते हुए भी उन्होंने बहुत सारी चीजों में भाग लिया है और बहुत ही गौरवान्वित कार्य किया है। चाहे आप किसी भी गेम में ले लीजिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में देखिए। तो सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ बच्चों कि अगर हम किसी भी चीज से सक्षम नहीं है तो उसे कभी भी अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। तो इस कहानी में जो आगे हम कहानी पढ़ने वाले हैं, ये कहानी भी हमें यही सिखाती है बच्चों। तो चलिए, पार्ट 5 जहां चाहा वहां रहा। यानी अगर जहां हमारा मन में अगर रास्ता है काम करने का, अगर इच्छा है, दृढ़ शक्ति है, तो हम वो काम अवश्य कर सकते हैं बच्चों। तो ये ईला सचानी है, यहाँ पे देखिए चित्र में। इनके बारे में हम आज इस कहानी में पढ़ने वाले हैं और ये एक सत्य घटना है। तो ये इस तरीके से वो कार्य करती थी। आगे आप लेसन में पढ़ेंगे, इस तरीके से देखिए। तो चलिए अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। जहां चाहा वहां रहा, इसका अर्थ होता है इंग्लिश में अगर आप कहोगे देयर इज अ विल देयर इज द वे, यानी जहां हम अगर काम करने की मन में इच्छा है तो हम वो काम अवश्य कर सकते हैं। यानी रास्ता अपने आप ही बन जाता है। अगर मन में दृढ़ शक्ति है, इच्छा संकल्प है, तो रास्ता अपने आप बन जाता है। तो चलिए देखते हैं। क्योंकि अगर हम किसी भी कार्य को करने की मन में ठान लें तो रास्ता अपने आप ही निकल आता है बच्चों। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटे में जान आ गई थी। मलमल में इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। तो मलमली धोती, मलमल एक कपड़ा है, उसके बारे में बताया गया है। धोती जो साड़ी हम लोग पहनते हैं, बादामी रंग यानी जो ब्राउन कलर होता है उसे बादामी कलर कहते हैं। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल, यानी जो किनारा जो बॉर्डर होता है उस पे कसूती एक डिजाइन है, उसके जो टांके हैं उससे बनाई हुई थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे, और जो उसका पल्लू था उस पे भरवा टाकों की जो डिजाइन होती है वो अलग ही अपना बहुत ही अच्छा लग रहा था, जिसे आप कहें।
सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी। यानी सुनहरे यानी गोल्डन कलर, रुपहले अलग अलग डिजाइन्स में, बेल बूटे यानी जैसे पेड़ों की जो आकृति, जो पत्तियां होती हैं, और जो क्लाइंबर जिसे आप कहते हैं बेल, उसकी डिजाइन से उसमें बहुत ही सुंदर लग रहे थे। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। तो इसे किसने सजाया था? ईला सचानी ने। ईला सचानी, ये जो नाम है वो इस पार्ट में इन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। यानी नमूने यानी अ, उदाहरण। तो ये आ, उसकी जो हिम्मत थी उसके ये एक उदाहरण है कि हाँ उसने ऐसा कार्य किया। तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए चित्र में, ये ईला सचानी है, किस तरीके से अपने पैर का प्रयोग करके, दोनों पैरों का प्रयोग करके ये ये कढ़ाई के कुछ नमूने हैं। देखिए जैसे बेल बूटे, तो बेल, ये बेल इस तरीके से, बूटे ये देखिए। ठीक है, ये तरह तरह की कढ़ाई है जिनके नाम यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस तरीके की कढ़ाई का कार्य ईला सचानी करती थी। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट में अपने नाना के यहाँ बीता। 26 यानी 26 ईयर्स। तो वो 26 ईयर्स की थी, और गुजरात का एक जिला है जिसका नाम है सूरत। वहां उनका बचपन अमरेली जिले में, अमरेली जो गांव का नाम है, और राजकोट में नाना के यहाँ बीता। यानी अपने जो नाना नानी है वहां पर वो रही। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, और कुछ इधर उधर टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। यानी सांझ यानी शाम, जिसे हम शाम बोलते हैं, इवनिंग, वही सांझ। सांझ के समय सभी घरों से बच्चे जो है बाहर आ जाते थे, मिट्टी पे खेलते थे। आड़ी तिरछी लकीरें यानी कभी सीधी लाइन ड्रॉ करना, कभी टेढ़ी मेढ़ी, इसको बोलते हैं आड़ी तिरछी। कनेर के पत्तों से पिटपटी बजाते। कनेर एक फूल है जिसके जो पत्ते होते हैं उससे हम लोग खेलते भी है, उससे जो है बाजा बजाते हैं जिसे बोलते हैं पिटपिटी। कुछ गिट्टे खेलते। गिट्टे जो है इसे हम गाँव में खेलते हैं, पत्थर के छोटे छोटे पेबल्स होती हैं, उनके 4 या 5 लेकर के। कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। और कुछ लोग टूटे फूटे जो घड़े जो पुराने हो जाते हैं, जो टूट फूट जाते हैं, उनके जो भी बचे हुए टुकड़े होते हैं उसको बोलते हैं ठीकरे। वो बटोर करके, बटोरना यानी इकट्ठा करके पिट्ठू खेलते हैं। पिट्ठू इज अ गेम नेम। जब इन खेलों से मन भर जाता, तो जब ये सारे गेम ये लोग खेल लेते थे, जब इनका मन भर जाता था, तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पैंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। यानी जब ये गेम खेल करके जब थक जाती थी तो क्या करते थे? पेड़ की जो डालियां होती थी, ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं, वहां पे झूला डालते थे और ऊंची ऊंची पैंगे लेना। ऊंची ऊंची पैंगे, जैसे हम झूले पे बैठते, कौन कितना हाई जा सकता है, इसको बोलते हैं पैंगे। और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते थे। और क्या गाना गाते थे? कच्चे नीम की निवारी सावन जल्दी अयो रे। तो इस तरीके से गांव में अभी भी गाया जाता है सावन के महीने में भी। कच्चे नीम की निवारी सावन जल्दी अयो रे। तो ये गाते थे वो झूले में बैठ। तो ये देखिए, ये गेम है। इस तरीके से जो पिट्ठू गेम के बारे में बताया गया, ये चित्र यहाँ पर देखिए, आपने भी अवश्य खेला होगा। ये देखिए, ये गिट्टे का खेल है। और ये जो है जो मैंने पैंग शब्द एक आया था, तो इस तरीके से झूले पे बैठकर कौन कितना ऊपर तक जा सकता है। ये देखिए, सावन के महीने में इस तरीके से बैठ करके और वो गाना गाते हैं। ईला गाने में तो इनका साथ देती, पर उनके साथ पैंगे नहीं ले पाती। यानी वो सिंगिंग तो करती थी उनके साथ जब वो गाना गाती थी, लेकिन जब वो बैठ करके झूले में ऊपर जाना और नीचे आना, वो कार्य नहीं कर पाती थी।
रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वो रस्सी कैच करने के लिए, होल्ड करने के लिए बच्चों जब अपने हाथ आगे करती थी, लेकिन उसके जो हाथ थे ना, वो वर्क नहीं करते थे, यानी काम नहीं करते थे। वह चुपचाप एक किनारे पर बैठ जाती। तो फिर क्या करती थी, वो एक किनारे पे क्वाइटली एकदम चुपचाप शांत होकर बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मन में यानी अपने मन में सोचती थी, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। मिस, वो क्यों, सभी बच्चे खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पाती। तो वो अपने आप से ये प्रश्न पूछती थी। बच्चे भी चाहते थे कि ईला किसी न किसी तरह से उनके साथ खेल सके। तो और जो बच्चे थे वो भी चाहते थे कि वो जो है उसके साथ खेले। कभी कभार पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती थी। यानी कभी कभी वो क्या गेम खेलते थे, जो पकड़म पकड़ाई, यानी एक दूसरे को जो भागते हैं और टच करते हैं उसको बोलते हैं पकड़म पकड़ाई। और विष अमृत, विष अमृत यानी जब आप आइस एंड वाटर वाला गेम खेलते हैं इसे हम कहते हैं विष और अमृत। तो वो भी चाहते थे। तो साथियों के साथ जमकर दौड़ती, यानी जब ये दोनों गेम खेलती थी, खेल खेलती थी, तब दौड़ती थी, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। यानी जब उसको आउट करना होता था, तो आउट करने के लिए हमें छूना पड़ता है ना बच्चों। तो ऐसे ही जब वो हाथ ऊपर करती, तब उस समय वो क्या हो जाती थी, निराश हो जाती थी। यानी हाथ ही नहीं उठेंगी तो धप्पा कैसे देगी, यानी जब हाथ ही नहीं ऊपर वर्क करेंगे तो धप्पा उसको आउट कैसे करेगी, है ना। वह बहुत कोशिश करती, यानी बहुत प्रयास करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। यानी जैसे उसके जो दोस्त थे वो देखते थे, लेकिन जब ईला के हाथ नहीं उठते थे तो उसको क्या लगता था, बहुत बुरा लगता था। बहुत कोशिश करती थी, बहुत प्रयास करती थी, लेकिन हाथ जो है साथ नहीं देते थे। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने सोचा कि मेरे ये हाथ है, मेरी बात नहीं मान रहे हैं या ये काम नहीं कर रहे हैं, तो इसको मैं एक चैलेंज के रूप में लेती हूँ। चैलेंज यानी देखती हूँ कब तक ये हाथ काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलें आगे। ये देखिए, ये भी खेल है, ये गिल्ली डंडा गेम है। ये पहले के जमाने में हम लोग इस तरीके के खेलते थे, आजकल तो आप लोग सब मोबाइल वीडियो गेम्स। ये देखिए कंचे, ये गिल्ली डंडा, ये सब पहले के समय के गेम है। देखिए लट्टू चलाना, गांव में अभी भी इन खेलों को खेला जाता है बच्चों। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा। यानी उसने जब हाथों से जो काम करना चाहती थी तो उसे एक क्या माना, चुनौती मान करके उसने सब अपने पैरों से करना सीखा। यानी जितने भी कार्य थे वह उसने सब किससे करना सीखा, अपने पैरों से करना सीखा। जो हम हाथों से करते हैं, दाल भात खाना, यानी खाना जो होता है वो खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, फर्श बुहारना यानी झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, तरकारी सब्जी जिसे बोलते हैं, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना यानी राइटिंग वर्क्स। क्योंकि पहले जो है लकड़ी की चलती थी तख्ती जिसे हम कहते थे, और इंक पेन से लिखना पड़ता था हमें। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। तो जब उसने लिखना सीख लिया तो उसने एक स्कूल में दाखिला यानी एडमिशन लेना। दाखिला मिलने से में भी उसे परेशानी हुई। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, क्योंकि कहीं उसके काम करने की गति को लेकर, यानी जब उसे एडमिशन लेने जाना था तो किसी स्कूल ने कह दिया कि आप जो है अपने आप को कैसे बचाओगे, कैसे सेफ रखोगे, या कहीं पर गति यानी लिखने या पढ़ने की, लिखने की गति को लेकर के प्रश्न किया गया
किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। यानी कुछ ऐसे काम थे जिसको वो बहुत ही फुर्ती से करती थी, बहुत जल्दी कर लेती थी। पर किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। यानी कोई कितनी भी प्रॉब्लम्स आई, परेशानियां आई, पर उसने घुटने नहीं टेके। यानी उसने प्रयास करती रही बच्चों को। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। यानी उसने जो 10th है तब उस क्लास तक पढ़ाई की। वे 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। यानी 10th की जो क्लास थी वो पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम ना था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता। यानी उसे नहीं पता था कि उसे जो परीक्षा है, जो एग्जाम है, उसके लिए अतिरिक्त समय, अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा टाइम, अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा के में उसके लिए लिखने के लिए। तो यहाँ तक पहले समझिए, फिर आगे पेज पे चलते हैं। तो उसे नहीं पता था बच्चों की एग्जाम में उसे ऐसी सुविधा भी मिल सकती है कि वो बोले और दूसरा उसके बदले में कोई और लिखे। तो उसकी जानकारी उसे नहीं थी। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा होता है। यानी उसे अगर पहले पता चल जाता तो कितना अच्छा होता ना। तो उसका जो काम था, जो उसका बोर्ड के जो पेपर थे वो हो जाते तो अच्छा रहता। इसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं होता है ना। अगर 10वीं का एग्जाम अगर उसका नहीं हुआ, पास नहीं हुई, तो कुछ खत्म तो नहीं होता ना। कोई बात नहीं। उसकी माँ और दादी काशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। यानी वो अपनी दादी और माँ को काशीदाकारी यानी कढ़ाई करते हुए देखती थी। ना जाने कब उसने काशीदाकारी करने की ठान ली। पता नहीं कब उसने मन में डिसाइड कर लिया। ठान लेना यानी दृढ़ निश्चय करना कि मैं यही काम करूंगी। तो ऐसा उसने किया। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। तो यहाँ पर भी क्योंकि उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे तो किसका सहारा लिया उसने? हेल्प ली पैरों की। दोनों अंगूठों के बीच सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। यानी पैरों के दोनों अंगूठों से सुई को होल्ड करना, पकड़ना, फिर उसके अंदर थ्रेड डालना, यानी रेशम जो धागा होता है वो डालना बहुत ही कठिन है। हाथों से ही नहीं होता है ना। पर कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुटला दिया था। यानी उसके अंदर जो मन में जो विश्वास था कि मैं ये काम कर सकती हूँ, तो उसने जो कुदरत है यानी जो नेचर ने उसके साथ किया, उसको भी उसने क्या कर दिया? झूठ साबित कर दिया। यानी रॉन्ग प्रूफ कर दिया। 15-16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरीके नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों नमूना, यानी 15 से 16 साल, 15 to 16 years में वो इतनी एक्सपर्ट हो गई थी। माहिर यानी एक्सपर्ट हो गई थी कि कौन सी डिजाइन करनी है, कौन से रंगों का चयन यानी रंग लेना है, इन सब में बहुत बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो गई थी। तो ये देखिए, काशीदाकारी, कढ़ाई के विभिन्न प्रकार, कांधा कढ़ाई, ये देखिए काठियावाड़ी, ये कौन सी कढ़ाई है? ये काठियावाड़ी। ये देखिए, इन सब कढ़ाइयों का जिक्र इस कहानी में किया गया है। अलग अलग डिजाइन या कढ़ाई के नाम है। ये देखिए, चिकनकारी, कसूती, फुलकारी, इन सब के नाम इस कहानी में आए हैं। देखिए, तो देखिए अब यहाँ पे एक समय कि ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े
गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशंस। इन परिधानों में कठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की झलक लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। यानी जो उसकी जो डिजाइन्स थे उसमें लखनऊ और बंगाल की जो कढ़ाई है वो क्या कर रही थी, दोनों को मिक्स करके उसने कढ़ाई की थी। यानी दोनों दिखाई दे रहे थे, जो बंगाल की कढ़ाई है। और ईला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था। जो पत्तियां थी उसे चिकनकारी से सजाया था। डंडियों को कांधा से उभारा था। जो डंडियां थी जो बेल बूटे में, वो कांधा डिजाइन से उभारा था। पशु पक्षियों की ज्यामिति आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। यानी जो उसमें आकृति यानी शेप्स, कुछ पशु या पक्षियों के आकार के बनाए हुए थे। कुछ जो ज्यामिति यानी जो मैथ्स में आप रेक्टेंगल ट्रायंगल पढ़ते हो उस डिजाइन से बना रखा था। जंजीर यानी एक के अंदर एक ऐसे डिजाइन बनाना। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। यानी जो पारंपरिक यानी जो ओल्डन टाइम की जो डिजाइन थी, जो पहले के समय की जो डिजाइन थी बच्चों, वो और नवीनता यानी उसने जो पुरानी जो डिजाइन थी उसको नए रूप में पेश किया। यानी दो राज्यों का, जैसे यहाँ बंगाल और लखनऊ को दोनों को मिक्स करके एक साथ प्रेजेंट किया, तो ऐसे ही कई डिजाइन ऐसे की थी, दो दो राज्यों की या अलग अलग राज्यों की डिजाइन को मिला करके एक डिजाइन बनाई। तो लोगों को बहुत भाई यानी बहुत पसंद आई। ईला के पांव अब रुकते नहीं, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान। देखिए यहाँ पे, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं थी। यानी उसके जो पाँव हैं, पाँव यानी पैर, अब जो है रुकने का नाम नहीं लेते। उसकी आंखों में ऐसी चमक है और होठों पर ऐसी मुस्कान है जो अ, अनूठा विश्वास लिए सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। यानी वो इतनी खुश है कि उसके द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं, जो भी डिजाइन से, सब इतने चमक रहे हैं। तो बच्चों ये था आपका पाठ, जहां चाहा वहां रहा। आज हमने भाग 1 पढ़ा। अब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे भाग 2। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद बच्चों। अगर आपको ये कहानी और ये पाठ पढ़ा हुआ समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।